सुन रहे हैं कि जिस कश्मीर को हमने अपने रक्त से सींचा है, यह दिन इतने आसानी से नहीं आया है। लगभग 70 से अधिक वर्षों का संघर्ष है, जिसमें अभाविप की सक्रियता सबसे अग्रणी पंक्ति में आपको दिखाई देगी। आप सभी को ध्यान में होगा कि 90 के दशक में जब अभाविप के कार्यकर्ता कश्मीर चलो का आह्वान करते हैं और सभी देश भर से आए हुए युवा कश्मीर जाते हैं और वहां पर तिरंगा ध्वज को फहराने की कवायद शुरू करते हैं। उसके बाद में शुरू होती है लड़ाई कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की, जो मांग अभावी बहुत पुरजोर तरीके से देश के कोने कोने तक पहुंचाता है। आज वह हम सबके बीच से जा चुका है। उसकी जो एक कलंक जिसको हम कहते थे कि भारत के मुकुट पर यह कलंक है, वो अब नहीं है। तो उसको मनाने के लिए तो बेहद हर्ष के साथ एकत्रित होने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आज इस साबरमती ढाबे पर उपस्थित हैं। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु जनेवी इकाई के अध्यक्ष रोहित कुमार जी से आग्रह करती हूँ। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम 2-3 रूपों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप सभी को हम सभी के लिए हर्ष का भी विषय है और आप सभी को बधाई भी देना चाहूँगा कि आज के दिन ही पिछले 2020 में पुण्य पावन राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी आज ही पूजा रखी गई थी, आज ही नींव रखी गई थी। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। दूसरा, आज के दिन ही 2019 में 370 जो इलीगल और सबसे ड्रैकोनियन एक टाइप का आर्टिकल था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया था। कुछ लोग बोलते हैं पार्ट नहीं था, कुछ लोग बोलते हैं पार्ट था, पर वो एक भारत की पॉलिटी में वो एक हिस्सा बन चुका था। उससे कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, कई तरीके के अपवाद, कई तरीके के लोगों को अदरिंग करना, ऐसा शुरुआत हो चुका था। तो जो भारतीय इंडिक थॉट्स में, जो हमारी धारणा में जो कश्मीर की एक भूमिका थी, जहाँ ललितादित्य मुक्तापीड़ हुए, जहाँ से हमारी संस्कृति का उद्गम हुआ, जहाँ कई ऐसे मनीषी हुए जिन्होंने हमारे भारतीय जनमानस को हमेशा से एक रास्ता दिखाया, वहाँ पे कैसे आक्रांताओं के द्वारा उसके बाद कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रायोजित सरकार बनने के बाद जिस रूप से कश्मीर एक चेन में बंधा रहा, उस चेन से आज़ाद कराने का भी दिन रहा है। तो दोस्तों, हम लोग जो आज यह परिचर्चा करेंगे, जो पब्लिक टॉक होगी, इस पब्लिक टॉक का विषय भी बहुत ही रेलेवेंट है और विषय यही है कि जो कश्मीर भारत का मुकुट, भारत का किरीट रहा है, जहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीड़ और अन्य डायनेस्टीज जो रूल करते आए हैं, जो भारत को एक दिशा दिखाते आए हैं, भारत के लिए एक ज्ञान का, जहाँ से इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म जो धारा बहती आई है, उस धारा को अवरोध करने का जिन्होंने कोशिश किया, जो ऐसे कम्युनिस्ट रहे जो इंटेलेक्चुअल कवर देते रहे टेररिस्ट को, कहीं अगर बम रखने के लिए गड्ढे खोदे गए तो इन्होंने अपनी किताबों में ऐसे नोवेलिस्ट जो सेल्फ प्रोक्लेम नोवेलिस्ट रहे उसको भी जस्टिफाई करते रहे कि अन्न रखने के लिए, मतलब ग्रेन्स को रखने के लिए किया गया। तो ऐसे कई ऐसे नोवेल्स में मिलेंगे, छोटी छोटी डेली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में उनका कवर मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 90s के दशक के बाद ये बहुत ज़्यादा उग्र होता गया, हालांकि ये पहले से चलता आ रहा था। तो हमको कश्मीर को उस भारत के जो भारत माता का जो मुकुट है, जो किरीट है, उस संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। और एक और संदर्भ है, इसमें कई सारे एंगल्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, पाकिस्तान का एंगल आता है, सिक्योरिटी का एंगल आता है, कई सारे विषय आते हैं। परंतु अगर हम सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, हमारा जो विचार है, जब हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, तो वो सदियों से, बहुत पहले से चलता आ रहा एक विचार परंपरा का, सनातन परंपरा का ये नारा रहता है। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए। विद्यार्थी परिषद ने खासकर 90 के दशक में एक आंदोलन लिया, जहां हुआ तिरंगे का अपमान वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान, और लाल चौक पे जाके 1990 में हम लोगों ने झंडा फहराया था। उसके बाद तुरंत बाद एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जन जागरण भी किया था पूरे देश में। तो उसके निमित्त वो आग अभी भी विद्यार्थी परिषद और जो राष्ट्रवादी जितने भी छात्र हैं उनके अंदर बुझे ना, वो मुझे, हम लोगों को पता है वो बुझी नहीं है, परंतु कुछ लोग हैं जो हवा देते हैं और आग बुझाने का काम करते हैं। तो उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो जितना हम लोगों को पुश करेंगे, हम उतना उसी फोर्स से आगे आएंगे, उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा से हम लोग आगे आएंगे। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो
पब्लिक टॉक है, इसमें आप सभी का स्वागत है और मैं मंच जो है शांभवी शुक्ला जी को देता हूँ। धन्यवाद। था कि रोहित जी ने कहा कि भारत माता का जो मुकुट है, जिसको हमारे बीच में हमेशा से गलत धारणाओं के साथ रखा गया, जिस कश्मीर की बात हमसे कही गई, वास्तव में कश्मीर वैसा नहीं था। जिस कश्मीर से भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत होती है, जिस कश्मीर से सबसे अधिक वैदिक ऋचाएं निकल करके आती है, जिस कश्मीर से कश्यप मुनि हुए, जिसके नाम पर कश्मीर जाना जाता है, उसको जिस तरह से हमारे बीच में पोर्ट्रे किया गया, आज हम सभी को उसको समझने की जरूरत है। और इसी वजह से यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हमारे मंचस्थ अतिथि डॉक्टर प्रणव कुमार सर को आमंत्रित करती हूं कि वह अपने विचार आज के इस दिवस पे रखें। सर। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इस विषय पर आयुषी जी विशेष प्रकाश डालेंगी क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। मैं आज मूल रूप से जो हमारा विषय है कि भारत माता का किस प्रकार से कश्मीर किरीट है, किस प्रकार से भारत माता की शोभा है, मैं इस विषय पर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। भारत क्या है? अगर हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें एक भूभाग देखते हैं जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। हम सब यह जानते हैं कि वह भूभाग जो आज हम देख रहे हैं, उसका विन्यास और विस्तार हमेशा से वैसा नहीं रहा था। उसका विन्यास और विस्तार भिन्न था, परंतु अनेकों आक्रांताओं के द्वारा किए गए अनेकों प्रकार के दुर्दांत कार्यों के कारण आज विन्यास और विस्तार हमें ऐसा दिखता है। दुर्भाग्यवश वो आक्रांता तो चले गए, परंतु आज भी आंतरिक और बाह्य रूप से कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अभी भी विद्यमान विन्यास और विस्तार को तोड़ना चाहती हैं। और जो शक्तियां इस विन्यास और विस्तार को तोड़ना चाहती हैं, वो हमें यह बताती हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है और पिछले 70 साल की भारतीय राजनीति के जो पुरोधा रहे हैं, जिनको हम लोग पूजते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के नाम पर, उनके कार्यों का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि पूरे विश्व में ज्यादातर लोग और ज्यादातर देश यह मानते हैं कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। एक भारतवंशी और भारतवर्षी के लिए यह बहुत दुखद है। क्यों दुखद है? क्योंकि कश्मीर विवादित क्षेत्र नहीं है। कश्मीर भारत की सनातन परंपरा की बहती धारा का एक ज्वलंत उदाहरण है। कश्मीर एक स्वप्न नहीं है, बल्कि साकार स्वप्न है, जहां पर भारतीय इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जन्मे भी है और आगे भी बढ़े हैं। ऐसे में हम सब जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है? उनका कर्तव्य है कि जो कश्मीर के बारे में सत्य है वो जन जन तक पहुंचाएं, स्वयं भी जागे और दूसरों को भी जगाएं। क्योंकि आज जब कश्मीर की बात टेलीविजन पर होती है तो क्या आता है? हिंसा, कट्टरता, लोगों को मरने की बातें। क्या कश्मीर यही था?
नहीं, हम सब जानते हैं कि यह कश्मीर का सत्य स्वरूप नहीं है। कश्मीर का सत्य स्वरूप कुछ और है, और कश्मीर के उस सत्य स्वरूप को देखने के लिए हमें मुड़कर इतिहास में देखना पड़ेगा, और फिर हमें पता चलेगा कि कश्मीर किस प्रकार से भारतीय सभ्यता का क्रैडल रहा है। वहां अगर हम ऐसा कहें कि एक समय के लिए कि कश्मीर को भूल जाए, तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि कश्मीर को भूल जाने के बाद क्या आप भारत की कल्पना कर सकते हैं? भारत में जो भी है, भारत की ज्ञान परंपरा जिस पर हम गर्व करते हैं, क्या हम उस ज्ञान परंपरा की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम जो आज सनातन परंपरा है उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम बुद्ध धर्म की परंपरा की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या भारत से चीन, मंगोलिया और ऊपर के क्षेत्रों में हिमालय को पार करके गई संस्कृत विद्या और बौद्ध परंपरा जो गई है, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए आप सबके सामने कुछ ऐसे तथ्य रख रहा हूं जो आप सब जानते हैं, पर फिर भी मैं रखना चाहता हूं ताकि वह हमें फिर से ध्यान में आए कि किस प्रकार से कश्मीर भारतीय परंपरा का अनवरत वाहक है। अभी बताया गया कश्यप ऋषि की बात। तो कश्मीर की उत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि ने, जो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र थे, तो कश्मीर में सतीसार नाम का एक झील था, और उस सतीसार नाम के झील को कश्यप ऋषि ने कश्मीर के रूप में परिवर्तित किया। यह एक मान्यता है। दूसरी मान्यता यह भी है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने भी कश्मीर और उससे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों पर राज्य किया था, और ऐसा माना जाता है कि कुश का राज्य सेंट्रल एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों तक फैला हुआ था। महाभारत काल में कंबोज राजाओं ने कश्मीर पर राज्य किया था। बाद में चलकर उसी काल में पांचाल राजाओं ने राज्य किया, और पांचाल राजाओं का राज्य कश्मीर से दूर हिमालय के पार तक फैला हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि पांडव बंधु भी कश्मीर गए थे। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत के छात्र हैं और वो जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के पुरोधा पाणिनि का कश्मीर से अटूट संबंध था। महाकवि कालिदास की रचनाओं में कश्मीर का उल्लेख होता है। हमारे सनातन परंपरा के एक हिस्से बौद्ध परंपरा में कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रुचेष्टा नामक एक महान कवि हुए हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, और उन ग्रंथों से प्रभावित एक महान लेखक बुद्ध परंपरा में हुए हैं जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने उनकी शैली को अपनाया है। यह भी माना जाता है, संस्कृत के लोग जानते होंगे, योग वशिष्ठ भी कश्मीर की धरती से जुड़ा हुआ है। मैंने पूरा योग वशिष्ठ तो नहीं पढ़ा है, पर उसके कुछ पाठ पढ़े हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि योग वशिष्ठ वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट नॉवेल माना जा सकता है। वो एक ऐसा नॉवेल है कि जिसमें प्रेम कहानी के माध्यम से प्रकृति, पुरुष और ब्रह्मांड के ज्ञान की गूढ़ बातें बताई गई है। कश्मीर के बारे में एक बहुत अनूठी बात है। पूरे भारत में कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में संस्कृत में निरंतरता के साथ इतिहास लिखा गया है। कोई भी भारत में दूसरा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संस्कृत भाषा में उस निरंतरता के साथ इतिहास लेखन का कार्य किया गया है जिस निरंतरता के साथ संस्कृत में किया गया है। और आप सब जानते हैं कि उस
लेखन का नाम है राजतरंगिणी। कल्लहन द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है, जो माना जाता है कि कल्लहन ने 12वीं सदी में लिखी है। यह पुस्तक 8 भागों या 8 तरंगों में है। मुख्य बात यह है कि इतिहास लेखन की परंपरा में इसे प्रामाणिक माना जाता है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसे प्रामाणिक माना जाता है। इस ग्रंथ में 3000 ईसा पूर्व से लेकर सन 1149 तक कश्मीर में जितने भी राजघराने हुए हैं, जितने भी राजा और सम्राट हुए हैं, सबके बारे में कालखंडों के अनुसार वर्णन है। किस कालखंड में कौन राजा हुआ है और उस राजा ने कितने दिनों तक राज्य किया है, उसके राज्य की क्या महत्वपूर्ण बातें थी और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वह राजा किस प्रकार संबंधित था, इस बारे में भी चर्चा की गई है। उदाहरण मैं इसमें एक देना चाहता हूं कि उसमें किस प्रकार से वो राजा भारत के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो एक गोनंद नाम के राजा का उल्लेख आता है, जो कि प्रथम उल्लेख है। वो गोनंद मगध के राजा जरासंध का संबंधी था और उसको भीम ने परास्त कर और मारा। भीम ने परास्त किया था और मारा था। उसके बाद वहां पर दामोदर प्रथम नाम से एक राजा बनता है। दामोदर प्रथम ने भगवान कृष्ण, नीलमत पुराण में बहुत सारे ऐसे स्थलों का वर्णन किया गया है जिसको आज भी कश्मीरी पंडित पवित्र स्थल मानते हैं। और ये नीलमत पुराण, क्योंकि 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी और वहां के हिंदुओं का यह मानना है कि उस पूजा अर्चना के बाद से उस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर कर दिया गया और आज भी उस मंदिर को शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अमरनाथ यात्रा भी की थी। एक और मंदिर है जिसके बारे में शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज में आया है, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, जैसा अभी बता रहे थे, महान सम्राट ललितादित्य ने बनवाया था। शुरुआत की थी, बाद में उसे पूर्ण कराया गया। इसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे एक आक्रांता सिकंदर मीरी ने ध्वस्त किया था। कश्मीर में भारत के अन्य भागों की तरह ही 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद आक्रांताओं ने दुर्दांत कार्य किए हैं, लोगों को मारना, कन्वर्ट करना और मंदिरों को ध्वस्त करना। यह भारत के अन्य भागों में भी हुआ है और वहां भी हुआ है। कुछ कश्मीरी विद्वानों का मानना है कि जो हम 1989-90 का एक्सोडस कहते हैं, वो 6th एक्सोडस है कश्मीरी पंडितों का, पहला नहीं है। इससे पहले 6 एक्सोडस और हो चुके हैं कश्मीरी पंडितों के। स्वामी विवेकानंद 2 बार कश्मीर को, ये 1897 में और 1898 में। 1897 में सितंबर में गए थे, वह छोटे समय के लिए गए थे, पर 1898 में, जून 1898 से लेकर के सितंबर 1898 तक स्वामी विवेकानंद कश्मीर में रहे हैं और उन्होंने कश्मीर में लगभग नहीं, सारे पवित्र स्थलों के दर्शन किए हैं और वहां गए हैं। चाहे वह मार्तंड सूर्य मंदिर हो, चाहे वह शंकराचार्य मंदिर हो, चाहे वह खीर भवानी टेम्पल हो, चाहे वह अमरनाथ हो, स्वामी जी हर जगह गए हैं। और आप सबको पता होगा कि जब वह खीर भवानी टेम्पल गए थे तो उन्होंने क्या कहा था। यह सबको विदित है कि किस प्रकार से वह उद्वेलित हुए थे, उनका मन विचलित हुआ था और किस प्रकार से उसके बाद माता से उनका वार्तालाप या माता उनके सपने में या जैसे भी आती है और वो होता है और फिर वो मानते हैं कि कश्मीर में वो जो विजिट है उसके कारण उनकी आध्यात्मिकता और स्ट्रांग होती है और उन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन
एक बात हम हमेशा सोचते हैं कि कश्मीर के बारे में जो अच्छी बातें कहते हैं वो सिर्फ कश्मीर के फिजिकल ब्यूटी, उसके सौंदर्य के बारे में कहते हैं, पर कश्मीर फिजिकल ब्यूटी है, पहाड़ है, पेड़ है, नदियां हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज है जो हम नहीं देख पाते, जो सटल है, वो है आध्यात्मिक। कश्मीर भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हम भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को समझ सकते हैं कश्मीर के बिना? पाणिनि गांधार के रहने वाले थे, पर गांधार उस समय कश्मीर का एक एक्सटेंशन था, यानी कश्मीर और गांधार अलग अलग क्षेत्र नहीं माने जाते थे, वह एक ही क्षेत्र के अंदर आता था। तो क्या हम पाणिनि को अगर भूलें तो क्या संस्कृत पढ़ पाएंगे? और अगर हम पाणिनि को भूले, संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या हम भारतीय परंपरा जिस पर गर्व करते हैं उसको समझ पाएंगे? क्या हम पतंजलि का भी कश्मीर से कनेक्शन है? मतलब मुझे भी बहुत नहीं पता था, मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि पतंजलि ने पाणिनि के ग्रामर पर शायद भाष्य भी लिखा है, और पतंजलि का अपना योगदान तो है ही है, तो पतंजलि का भी कश्मीर से कनेक्शन है। और कश्मीर के बारे में जो एक महत्वपूर्ण फिलॉसफर है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, अभिनव गुप्त। तो क्या अभिनव गुप्त, जिन्होंने तंत्रलोक ग्रंथ और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ लिखे हैं, क्या भारत की सनातन परंपरा को अभिनव गुप्त के बिना समझा जा सकता है? शैव दर्शन शिव पूजन और शैव दर्शन की जो परंपरा है पूरे भारत में रही है, दक्षिण भारत में रही है और कश्मीर में रही है। दक्षिण भारत और कश्मीर की परंपरा में थोड़ी भिन्नता है अभी, परंतु कश्मीर की जो परंपरा है शैव दर्शन की, अभी आज के बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया है उस पर, जैसे सुभाष काक जी जो कश्मीर के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। अब मैं हमारी दूसरी वक्ता डॉक्टर आयुषी केतकर मैम को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, माँ सरस्वती को नमन। आई होप यू आर ओके विथ इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ इट विल बी इन इंग्लिश, ओके, अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी। हालांकि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बट एज अ साउथ इंडियन यू विल हैव टू फॉरगिव मी फॉर इट। पहले तो थैंक यू सो मच ABVP और आप सभी कार्यकर्ताओं को फॉर मेकिंग दिस हैपन। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द थिंग इज, most of the time it's very important to understand two things, especially as scholars. हम छात्र, आप लोग अभी छात्र अवस्था में हो, दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। एक, the importance of facts. Okay, ideology and ideas can change, facts remain. That's eternal. Okay, so facts remain. So the importance of the accuracy of facts, that's important. And secondly, terminology is important. Because as Pranav ji has rightly mentioned, हम कई चीज़ें आज भी वेस्टर्न प्रिज्म से ही पढ़ते हैं, और हम ये मानते हैं कि वही जो प्रिज्म है या वो जो वर्ल्ड व्यू हमें दिया गया है वही सत्य है और वही उत्कृष्ट है। यू नो दैट द बेस्ट थिंग दैट हैपन। और इसमें दिक्कत ये आ जाती है, स्पेशली जब हम नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज मेरा जो डिपार्टमेंट है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन अ डिपार्टमेंट विच इज़ नॉट जस्ट scholarship, but it's real time activism, real time policy making. Because जो ज्ञान है उस ज्ञान का applied value, application of it is more important. Because policies बनने के लिए आपको आपके तथ्य सही होने चाहिए, और सबसे important आपकी terminology या आपका world view सही होना चाहिए। तो हम इस टॉपिक को वहाँ से शुरू करते हैं। पहली बात, कई चीज़ें ही take it for granted, but जब हम we want to be good scholars, good policy makers, it's very important for you to understand that knowing the right thing and doing, it's the starting point of doing the right thing. All right? So let me begin with few quick things. He's already made a
very, you've got a solid foundation of historical aspects of Kashmir, of Jammu and Kashmir. Yes, it's very important to know, and I don't know how many of you are feminists, because at JNU that's a very important ideology. So for many of them, let me even tell you one connection of Kashmir. आदि शंकराचार्य जी की बात हुई है. कश्मीर में ही, उसी लैंड पे, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन हुआ आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा जी के बीच, इट हैपेंस ऑन दैट लैंड, एंड द जज फॉर इट और द आर्बिट्रेटर फॉर इट इज मंडन मिश्रा जी's wife, Uma Bharti. Okay, so it's very important to understand this is a land which is not only important in terms of, the spiritual content, because ये Hinduism, Buddhism का hub रहा है. In fact, it also had the Mughal rulers who played an important role there. So it's virtually एक मिली जुली culture. तो जब कश्मीरियत की बात होती है, so it's not just Sufism, it's also Shaivism. It's that amalgam that makes this place special. And more than anything, it's the geopolitical and the geostrategic importance of this place. इसके कारण it has always been at the center of global politics. ऐसा क्यों है जम्मू एंड कश्मीर का? हम स्कॉटलैंड या आयरलैंड डिस्कस नहीं करते अपने पार्लियामेंट में, लेकिन यूके के पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर क्यों डिस्कस होता है? जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो यूएस में क्यों डिस्कस होगा? हम बात करते हैं क्या ब्लैक की क्या कंडीशन है यूएस में? जब हम नहीं करते तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं बिकॉज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट प्लेस. यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी, द जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज अ प्लेस विच इज ऑलमोस्ट, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो हार्टलैंड थियोरी वे पढ़े होंगे, मैकेंडर का हार्टलैंड थियोरी. सम प्लेसेस बिकम वेरी क्रिटिकल, सो यू वांट टू हैव अ स्टेक इन दैट, you want a share of that pie, and Jammu and Kashmir is one such region. Not just in terms of the kind of natural wealth it has, the resources it has. आप ये जान लीजिए, कहते हैं अगर विश्व युद्ध 3 होगा तो either it will be on water wars or energy wars. That's they say is the basis of it. And if it is water wars, then the largest freshwater reservoir after the polar region is Gilgit-Baltistan, a region which we have lost, a region of Jammu Kashmir, in fact, to be precise, a region of Ladakh which we have lost, which is under Pakistani occupation. So it's very important for us to understand why this, 370 had to be diluted, why 35A had to go. This was long due. In fact, हमने बहुत देरी की, और इतनी देरी की कि 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ है पार्लियामेंट में, यूनानिमसली पास हुआ है, that every inch, 22nd February, we took up, we swore that every inch of Jammu and Kashmir given by Maharaja Hari Singh, ceded by him on 26th October, is an integral part of India, and we will not compromise on it. And yet, we are struggling. In fact, आप आगे चल के हमें थोड़ी जगह जैसा अक्साई चिल ये लेना इतनी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी उसमें NH219, National Highway 219, which is one of its lifelines, an important highway for China, which links all the way Tibet to Xinjiang, 2 of the provinces where China is having a lot of problems. And इसको Lhasa से Xinjiang तक ही नहीं, आगे चल के they are planning to take it all the way to South Mongolia. So just imagine, this is expected to be the world's largest expressway, and we do not see the importance of it. Unfortunately, we had leaders who said not even a blade of grass grows there. So उसका जवाब में उन्हें ये सुनना भी पड़ा, आपके सर पे भी बाल नहीं उगते. So does that mean your head is useless? Okay. So these are kind of things that we have to always keep in mind when we are talking of Jammu and Kashmir. It's extremely important. Even the Britishers, you will not believe, way back in 1877 they made the Gilgit Agency. We didn't think of it, but they made sure they sold that place, Jammu and Kashmir, okay, to Gulab Singh. They took 75 lakhs, gave him the area, rather gave him that place to rule, but made sure they had a resident of theirs, a British resident lived there. They made an agency, Gilgit Agency, way back in 1877. अपना residence वहाँ छोड़ गए, because उन्हें पता था कि ये area हमेशा ग्रेट गेम का एक सेंटर रहा है. पहले ये ग्रेट गेम ग्रेट ब्रिटेन और रशिया के बीच होता था,
उसके बाद जब ग्रेट ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड विश्व युद्ध के बाद it was no more a great power. Then it was between US and Russia. Today it's China and US, but it's still there. It's still important and it's extremely critical. Now coming to this dilution of 370 and abrogation of 35A, I think this was a very important step. Probably the only mistake we made is we should have made it more democratic. Why feel shy about doing the right thing? I don't see any reason why जो चीज़ होना था, जिसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हुई है, ये केवल एक पॉलिटिशियन नहीं थे. ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज एन एब्सोल्युटली अ टावरिंग स्कॉलर, वन ऑफ द यंगेस्ट VCs this country has had, and he died there under mysterious circumstances. He was the one to realize. In fact, there were people like him, K.M. Munshi, who made it a point. What we are doing there is wrong. What do you mean about do nishan, two constitutions, two flags? Where do you see this happening? Dual citizenship कहाँ होती है? कौन से देश में ये होता है? Okay? Even countries which boast of federalism, they don't really accept this to such an extent the way we did it. So please understand what happened on August 5th had to happen long back. 5th August 2019 को नहीं, ये कम से कम 30 साल पहले हो जाना चाहिए था. 1954 में 35A in a clandestine way, unconstitutional manner वो ऐड किया गया. आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फ्रेमवर्क में आपको वो नहीं मिलेगा. ये आपको जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखाई देगा. इससे बड़े धोखे की क्या बात हो सकती है? वी टॉक ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी टॉक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. वेयर डिड इट ऑल गो? In 54 it was brought in very clearly. 370 itself states. That's why I say it's important to understand. We should talk about dilution of 370, at the most nullification of some of the clauses of 370. 370 still exists because this was just one of the clauses of it. There are many other aspects to it. The special status is gone, definitely, and the fact that these aspects like two flags, two constitutions, these things are gone. And even there it was an important clause. क्या कहते थे अब तक? अगर 370 जाएगा तो कश्मीर भी हमारे हाथ से जाएगा. 3 साल हो गए. आपको क्या लगता है? Ladakhis are the happiest people today. They have never been given their due respect, their due importance. Okay, do you know one thing? I don't know how many of you, even if you're not Pol Science students, just that this state is an integral part of India and at one point of time was one of the biggest states. Do you know how much of it do we still possess? जम्मू एंड कश्मीर का कितना हिस्सा हमारे पास है जो राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को दिया? अभी कितना हिस्सा हमारे पास है? एक अंदाजा? How much? 2/3? You mean to say 60%? 19 or 90? 19% is with us? Really? We shouldn't be having this lecture then. We should all be there. LOC में हमें वहाँ रहना चाहिए. हम भी आते हैं यहाँ फिर बात करने का कुछ मतलब नहीं है. Yeah, you're close. It was 2,22,000 square kilometers, जिससे आज हमारे पास केवल 1,21,000 square kilometers है. It's hardly about 52% that we have with us. 48% is gone. And out of this 48%, some things like Aksai Chin are actually gone forever. We might at the most, if we are smart enough, get back POJK, which we should. Again here when I'm saying terminology, it's not POK, it's POJK. POJK. In fact, if you can do anything now, after 5th August, we say POJK and POL. Because the largest area that has been lost is of Ladakh. Gilgit and Baltistan were a part of Ladakh. So it's not even POJK, it's wrong. It's actually POL when we are talking of Gilgit Baltistan. It's only when we are talking of Jammu, ये मीरपुर मुजफ्फराबाद, इतना एरिया आप POJK बोल सकते हैं. और अक्साई चिन, it's POL, China occupied Ladakh. तो ये टर्मिनोलॉजी को समझना, बिकॉज जब हम टर्म समझते हैं फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे दिमाग में बैठती है. जब तक आप POK बोलते हैं, इनफैक्ट देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू अनलर्न एंड रीलर्न. एज टॉपर ऑफ सम Ivy League universities, I was from Hyderabad Central University. वहाँ हम we take pride in academic excellence, so-called academic excellence. So what I learned there, because we had most of foreign authors that we read,
they do good research. हम तो cut copy paste ही करते हैं, तो we don't take pride in our own work. So whatever, it was foreign authors that he read and reports, and what I learned there was completely different from ground reality. 2 years when I spent working with Jammu Kashmir Study Center, and when I made many visits to Jammu Kashmir, I was shocked. I said, this is not what we are taught at all. This is not what is given in our books. So sometimes going there, if you're really keen, I don't know how many of you find this interesting, even if not for academic reasons, might be at a personal level. It's a beautiful place, absolutely beautiful. We are told, oh, it's unsafe. If terrorists घूम रहे हैं, आप जाते ही पत्थर लगेगा. You enter there and probably you'll have a stone on your head. So all these things, some of them are absolutely misplaced things. 2016, Burhan Wani, the whole scenario changed because they are more active than us. They are more active on social media, so their narrative is more important. I mean, that becomes more prominent. It's a perception war most of the time. It's a perception war. And for us, yes, the good things that have happened post August 5th, 2019, in the last 3 years, most important, you can go and reside there. Okay? जब तक आप ये नहीं करते, हम नेपाल से कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा नेपाल से, और ये तो हमारा ही स्टेट है और यहाँ रह नहीं सकते. So now you can reside there. In fact, anybody who's lived there 15 years and more can seek permanent PR status, which is very important, permanent residence. वरना वहाँ की लेडीज जो किसी और से नॉन कश्मीरी से शादी करते, नॉन जम्मू कश्मीरी से शादी करते, उनका भी रद्द किया जाता है. Even they wouldn't have property rights. So these things have gone. And of course, a whole lot of exploitation or discrimination that happened, whether it was SC, ST, none of these laws. How important are these things to you here? At JNU, you understand the importance. Reservation, that's the first thing you look at, or the first thing that is filled in. And there, nobody talks about it. Audit नहीं होता. पैसा इतना जाता है. In fact, the highest budget goes there, used to go to Jammu Kashmir. JK Bank doesn't audit. कहाँ ऐसा चलता है? हाँ? आपके पेरेंट्स भी अगर आपको पॉकेट मनी देते हैं तो कुछ तो क्वेश्चन करते होंगे. आपके पैसे अगर आप कमा रहे हो तो भी क्वेश्चन करेंगे, भाई कहाँ जा रहा है बेटा, क्या कर रहे हो. और यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट पेज देम सो मच ऑफ मनी एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर. गुप्कार गैंग, सबसे बड़े बड़े बंगलोज है, लेकिन बाहर से कोई आके नहीं रहता. बाहर से छोड़िए, आपकी खुद बेटी, जो अगर कोई पाकिस्तानी को मिल सकता है यहाँ का नागरिकता, लेकिन आपकी बेटी जो भारत के किसी अन्य प्रांत से किसी के साथ विवाह करेगी, उसे उसकी नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. उसे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते, उसके बच्चों को राइट्स नहीं मिलते, वो वहाँ पढ़ नहीं सकते, गवर्नमेंट जॉब्स कर नहीं सकते. वाल्मीकि, इतने सालों से आप उनको सिर्फ स्कैवेंजिंग वर्क दे रहे हैं. You have brought them in just to give them to, so that they clean up the dirt. So there are lots of things that have been set right. Probably the modus operandi was not the best, but it is a welcome step. There are a lot of changes that have come. Most important, that flag is gone. Which state? Otherwise, the secretariat, JNK secretariat, had 2 flags out there. For the first time, I think the Tiranga will have the maximum value over there. Because the people जो लाल चौक पे तिरंगा लहराते हुए, they have given up their life. Because they felt the Jammu Kashmir flag is more important. The Jammu Kashmir citizenship is more important. Jammu Kashmir constitution is more important. So these things have gone. And I'm sure it's the best tribute we can give to Dr. Shyama Prasad Mukherjee, because this is exactly what he said. 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं हो सकते, और नहीं होना चाहिए था. 54 में 35A आया है, 57 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रद्द की गई. The Constituent Assembly ended, and then what was the clause? Since it's 57, the Constituent Assembly was dissolved. So now you don't have a Constituent Assembly to ratify it. That's why 370 has to continue. Look at what reasons we can come up with, what absurdities we come up with. अगर कुछ चाहिए तो we are very good at creating narratives for it, or we have justifications for it. So it's high time. I think it needs to be supported. And as scholars of JNU, as citizens of this country, please make it a point in your holidays, do visit the place, do any kind of research. It's a beautiful place, got a lot of scope. And Ladakh, I'm sure you will just absolutely fall in love. The Union Territory of Ladakh is beautiful. I'm sure in the future we'll see both these Union Territories emerging as very strong and stable states. For the time being, this is the status.
And there's a lot of, I mean, unfortunately due to COVID, the kind of development that was envisaged hasn't happened, but I'm sure now with things, opening up, it will improve. And yeah, there are lots of positive changes that are happening. As far as the Home Minister, Amit Shah ji, he wants POJK. That's our focus, immediate focus, because that is achievable, that is absolutely doable. We've done that through Uri strike, Balakot strike. I mean, there are things where we have shown, we have proven that India is no more the old country which could just sit and lament and cry and might be, फिर हम क्या बोलते हैं, we'll have peace, आशा, अमन की आशा वाली भारत नहीं रहा. तो अगर अभी आप समझे नहीं तो आशा नहीं, निराशा होगी आपको. So we have done that on 2 occasions. We can do it again. We'll do it openly, because remember, even how Bangladesh happened, I think Pakistan should remember that. And yeah, with this, I think I'll end with this, and I urge you all to make a visit, and anything where I can be of assistance, because I am involved with 2-3 projects exclusively on Jammu and Kashmir and Ladakh. So where I can be of assistance, please do let me know. Thank you so much. I look forward to questions and queries. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. जिस तरीके से आपने कश्मीर की इम्पोर्टेंस, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को जिस तरीके से आज स्टूडेंट्स के सामने रखा है. AFSPA, the Armed Forces Special Powers Act, this has been there since 1990. Again, we have no idea that this was first used in Nagaland. Okay, so it's been there for a long, long time. It's been there since 1970s. It's only come in Jammu and Kashmir in 1990. But the fact is, even if you keep saying a lie for a long period of time, it almost becomes truth. It becomes the gospel over a period of time. तो आप ये समझना शुरू करते हैं कि जैसा फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज आस्क्ड टू गो एंड डू अ study, a month-long study at Jammu and Kashmir, I was almost about to resign, because I was holding the position of director research, and they said, आपको तो जाना है, students है, पुणे से आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, आप कैसे नहीं जाएंगे? And I was like, I have 2 kids, man, to take care of. They're students or whatever, आप single हो, I have responsibility and all. I actually didn't want to go, because मेरे दिमाग में ये था कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल सेफ नहीं है. यानी मैं फ्लाइट से उतरूंगी या ट्रेन से उतरूंगी और वो 1 महीना छोड़िए, मैं लाश भी वापस नहीं आएगी. दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दैट यही सुनते हैं ना जम्मू कश्मीर. आप न्यूज़ में रहता है, LOC का तो आप हमेशा ही सुनते हैं. इट्स लाइक आई नो, देखिए हम साउथ इंडिया में वैसे भी हम बोलने लिखने वाले हैं, इतना योद्धा वाली प्रकृति हमारी है नहीं. तो साउथ इंडिया में तो ऐसा था, जिसकी भी बच्चे की या पोस्टिंग ना जम्मू कश्मीर में होती थी, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू, एक टाइम पे नॉर्थ ईस्ट भी था, तो जिसकी पोस्टिंग होती थी बहुत पूजा पाठ करके भिजाया जाता था, भाई बच्चा आ जाए वापस, 3 साल की वहाँ पोस्टिंग है, आ जाए, दिख जाए वो. तो कई बार तो विवाह करके, नहीं आप छुट्टी डालो, विवाह करो, 1-2 महीना रुको. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग भाई हैव अ बेबी और समथिंग एंड देन गो, बिकॉज यू माइट नॉट कम बैक. That's exactly the mindset that was there. When I went there, and especially when I went to Ladakh, I actually didn't want to come back, because it was such a beautiful place, lots of monasteries. The kind of course I'm a big fan of momos and thupka and all also, so I do like that. So I was like, I want to stay here. Seriously, I was telling my family, I think we should relocate. जब ये होगा ना, जब लोग यहाँ आ सकते हैं और कुछ ले सकते हैं, हम यहीं सेटल होंगे. It was as, I absolutely tell them that. So कई बार it's like the wrong information that is known. As far as seclusion is concerned, this mindset that you said is exclusively limited to Srinagar Valley. It's limited to Srinagar Valley. It's not there in Jammu. It's not there in Ladakh. It's not there. And as far as the physical exclusion is concerned, that's there in the border villages. That is something that at national security, in fact, one of my focus areas is border village management and border infrastructure development. These are 2 of my focus areas, because I strongly believe that they are the first line of defense. आपके वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो छोड़ के आ जाएंगे तो बस, एंड स्पेशली चाइना के साइड जो हमारे विलेजेस है, अगर आप वहाँ रहना छोड़ देंगे तो चाइनीज ट्रूप्स अंदर आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ सिंपल क्रीप फॉरवर्ड पॉलिसी. आपका मोर्चा खाली, वो आ गए. तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वी हैव टू, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग ऑफ इंटीग्रेशन. दैट्स आवर फर्स्ट थिंग. Security is not an issue, and that we have realized.
All the muftis and the Abdullahs and who all wants to come to that, the Gilanis and everybody can join the gang. Okay, so Yasin Maliks and everybody, the whole thing, the separatists, the both the parties, okay, the NCP, PDP, whoever wants to join in, that security is not an issue. Breaking away from India, leave that. That's actually a joke now. Okay, it's laughing material. What is important is integration and development. Two very important factors. क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, आपके साथ यही रहेगा. या either you are enamored by their looks, बहुत सुंदर लोग हैं, हाँ, you are enamored by their looks, and बाकी के सारी चीज़ों पे नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, बहुत सुंदर है, बट भरोसेमंद नहीं है. हमारे साउथ इंडिया में यही बोलते हैं, हाँ, don't, Kashmiris are great to look, nothing else, don't go beyond, हाँ, it's trouble time. So it's not like that. See, the rotten apples are there everywhere. So why point out to a particular state or a community? What's wrong is wrong, but there are so many good things about it. The kind of environment, like whether it's apples or saffron, so much of scope for horticulture, for Ladakh में तो आपको wind energy, alternate forms of energy, there are 1001 things you can do. It's just about creating the ecosystem for doing it. तो मेरे लिए दो ही चीज़ें वहाँ important है, इंटीग्रेशन. इसके लिए आपको जाना चाहिए, रहना चाहिए, या पढ़िए, या कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ प्रोजेक्ट कीजिए. Why do you only have that? Who's that guy? Sonam. Yes. So he's the only one who's very particular. जिसके बारे में we have this movie ना, 3 Idiots. Three Idiots का the main idiot. He's actually, he lives there, and he does a lot of things in Ladakh, and wonderful things in Ladakh. If you just look at his website and subscribe, amazing things. The kind of eco-friendly houses he builds, the whole lot of projects he does. If he can do it, why can't you and I do it? I'm sure we'll have more ideas and better things to do. So that thing is only limited to Valley, and that also is going to end. That also is going to end. कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो कश्मीर हमारा है, भारत माता की, भारत माता